नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और हाजिर हूं टीसीएच पर एक बेहद जरूरी खबर लेकर। ये एक ऐसी खबर है जो आपको अखबारों के तीसरे चौथे पन्ने पर कहीं छोटी सी मिल जाएगी, लेकिन टीवी चैनलों पर जो बहसें होती हैं, टीवी चैनलों पर जो तमाशे होते हैं, उनमें इन खबरों का कहीं जिक्र नहीं होगा। अगर होगा भी तो जो पट्टियां चलती रहती हैं उसमें ये खबरें कब आके निकल जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि दिल्ली दंगों के सिलसिले में जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें से 11 लोगों को कल कोर्ट ने बरी कर दिया है। और बरी ही नहीं किया है, बहुत इंटरेस्टिंग और बेहद जरूरी बातें की हैं जो इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा। और जिन लोगों को रिहा किया है वो ऐसे लोग हैं जिनके नाम और कपड़े से ही, अगर प्रधानमंत्री महोदय के शब्दों का इस्तेमाल करूं तो जिनको नाम और कपड़े से ही पहचाना जा सकता है। इनका नाम मैं आपके सामने पहले पढ़ देता हूं। अजमत अली, शादाब आलम, नावेद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद साकिर, नदीम, मोहम्मद सोहेल उर्फ सोहेल, सुल्तान अहमद, वाजिद, सुलेमान और मोहम्मद फहीम। जाहिर है कि 11 के 11 मुसलमान थे जिनको कोर्ट ने रिहा किया है। और रिहा करते समय जैसा मैंने आपको बताया कुछ बेहद जरूरी बातें की हैं। तो फिर कैसे दिखाएंगे हमारे टीवी चैनल अपनी बहसों में, अपने सारे तमाशों में, कैसे बनाएंगे शो? क्योंकि शो का नाम फिर रखना पड़ेगा फर्जी तरीके से किया था पुलिस ने मुसलमानों को गिरफ्तार, कोर्ट ने लगाई फटकार। अब मुसलमानों की जगह अगर हिंदू होता या मुसलमानों की जगह कुछ और होता तब तो हमारे सारे के सारे चैनल चीख रहे होते। ठीक वैसे ही जैसे जब गिरफ्तारियां हो रही थीं, जब दंगों के बाद गिरफ्तारियां हो रही थीं तो हमारे सारे चैनल चीख रहे थे। दंगों की याद करना भी मेरे लिए मुश्किल है क्योंकि मैं खुद राहत के काम में लगा हुआ था। हम लोग वहां गए थे, काफी लोगों की मदद करने की कोशिश की थी और वहां के हालात देखे थे। आपको पता है कि 4 साल पहले ये दंगे हुए थे। 23 से 26 फरवरी 2020 के बीच ये दंगे हुए थे उत्तर पूर्वी दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिसको हम कहते हैं, वहां पर ये दंगे हुए थे जिनमें 53 लोगों की, 53 लोगों की जान गई थी और माल का, दुकानों का, घरों का बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ था। मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था। ये सारी चीजें हुई थी। घरों और दुकानों में आग लगा दी गई थी और मरने वालों में जो 53 मरने वाले लोग थे उसमें 40 यानी 40 जो थे वो मुसलमान थे और 13 यानी 13 हिंदू थे। यानी 40 मुसलमान मारे गए, 13 हिंदू मारे गए। दंगे होते हैं तो कभी अच्छे के लिए नहीं होते हैं, लोग मारे ही जाते हैं। लेकिन मारे 40 मुसलमान जाते हैं और सबसे ज्यादा जो केस बनाए जाते हैं वो भी मुसलमानों के ऊपर ही बनाए जाते हैं। हमले मस्जिदों पर होते हैं लेकिन आरोप जो लगाए जाते हैं वो मुसलमानों के ऊपर लगाए जाते हैं। और आप जानते हैं उमर, खालिद और बाकी लोगों की बात तो आप छोड़ दें, ये बड़े नाम हैं। इसके अलावा भी तमाम लोगों को, सैकड़ों क्या हजारों लोगों को, 2619 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से 2094 लोग जमानत पर अभी तक बाहर हो चुके हैं। 758 एफआईआर हुई है और 75 मामले इसमें से रद्द कर दिए गए हैं। 183 लोग अभी तक बरी हुए हैं और 47 लोगों के ऊपर आरोप सिद्ध हुआ है कि वो दंगों में शामिल थे। जबकि जो लोग मारे गए हैं, 53 लोग मारे गए हैं, उस मामले में 14 ऐसे मामले हैं जिनमें अभी तक जांच जारी है। दिल्ली जैसे शहर में 84 के बाद शायद पहली बार ये दंगे हुए थे और इनका असर भी दूर तक गया था। बहुत ज्यादा इसकी लानत मलामत पूरी दुनिया में हुई थी कि राजधानी के अंदर दंगे कैसे हो सकते हैं। बहुत सारी बातें हुई थी, आप लोग उससे परिचित होंगे, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। इस एक घटना की बात पहले कर लेते हैं जिस घटना में 11 लोग जिनके नाम मैंने लिए उन लोगों को रिहा कर दिया गया। एडिशनल सेशन जज पुलस्य प्रमचाला के कोर्ट में यह मामला चल रहा था और उन्होंने जो बताया उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि पुलिस ने कहानी क्या बनाई थी। पुलिस ने कहानी यह बनाई थी, मोहम्मद मुमताज की दुकान थी संजर चिकन कॉर्नर, किराए पे ली हुई दुकान थी संजर चिकन कॉर्नर, जिस पर हमला किया गया। ढेर सारे लोगों ने हमला किया और मोहम्मद मुमताज ने बताया कि जो लोग हमला कर रहे थे वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। अब जय श्री राम का नारा लगाते हुए कौन लोग हमला कर सकते हैं यह आप समझ रहे हैं। लेकिन पुलिस ने इस मामले में 2 लोगों को गवाह बनाया, एक सचिन को और एक दीपक को। उन्होंने कहा कि यह आई विटनेस है, चश्मदीद गवाह है। और उन गवाहों ने यह कहा कि जो हमला हुआ था, जो लोग आए थे, ये सारे लोग सीएए की मुखालिफत कर रहे थे, यानी एंटी सीएए के प्रोटेस्ट वाले लोग थे। ये कहा दोनों चश्मदीद गवाहों ने। अब इस कड़ी को आप जोड़िए,
एंटी सीएए यानी सीएए के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोग जय श्री राम का नारा लगाकर मोहम्मद मुमताज की चिकन कॉर्नर जो है, संजर चिकन कॉर्नर है, उसको लूट लेते हैं, उस पर हमला करते हैं। आपके गले से यह कहानी उतर रही है। एंटी सीएए में कौन सारे लोग थे? एंटी सीएए में मुसलमान थे या ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि भाजपा सरकार जो सीएए लेकर आई है, एनआरसी और सीएए लेकर जो आई है, वो सही नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी सरकार के विरोध करने वाले लोग थे और मुसलमान थे, क्योंकि मुसलमानों को लग रहा था और सही लग रहा था कि सीएए और एनआरसी जिस तरह से आई है ये उनके लिए मुश्किलात पैदा कर सकती है। तो ये लोग थे एंटी सीएए मूवमेंट में शामिल, जो शाहीन बाग से लेके और सारा देश में तमाम सारी जगहों पे जो सीए के मूवमेंट चल रहे थे, एंटी सीए मूवमेंट चल रहे थे, उसमें ये लोग शामिल थे। अब ये लोग जय श्री राम का नारा लगाएंगे, ये बात आपके समझ में आती है? या ये बात आपको समझ में आती है कि मुसलमानों की एक भीड़, क्योंकि गिरफ्तार जो लोग हुए थे वो 11 के 11 मुसलमान थे, तो मुसलमानों की एक भीड़ जय श्री राम का नारा लगाकर मोहम्मद मुमताज की संजर चिकन कॉर्नर को लूट लेगी, यह बात आपके दिमाग में उतरती है? नहीं उतरती है ना। लेकिन पुलिस ने केस ऐसे ही बनाया था। पुलिस ने केस यह बनाया था कि दो लोग जो गवाह थे, जिनके नाम मैंने आपको बताया, सचिन और दीपक, इन लोगों ने देखा कि एक भीड़ जो है वो मोहम्मद मुमताज की दुकान को लूट रही है, संजर चिकन कॉर्नर को लूट रही है, उस पर हमला कर रही है, और यह भीड़ मुसलमानों की एंटी सीएए मूवमेंट चलाने वालों की है। इसीलिए अपने फैसले में माननीय कोर्ट ने कहा, अंग्रेजी में जो कहा है वो मैं पढ़ देता हूं, फिर मैं हिंदी में अनुवाद कर दूंगा। उन्होंने कहा कि इट डज नॉट अपील टू लॉजिक and probability that persons in the mob of Muslim community would raise slogan of Jai Shri Ram or beat a Muslim person। हिंदी में बड़ा इसका आसान अनुवाद है कि यह बात समझ में आने वाली नहीं है। यह बात समझ से बाहर की बात है कि मुसलमानों की एक भीड़ जय श्री राम का नारा लगाएगी और एक मुस्लिम आदमी के दुकान को लूटेगी और उसको मारेगी। तो दयालपुर इलाके में ये जो घटना हुई थी, ये एक घटना नहीं है, ऐसी तमाम सारी घटनाएं हैं। इस घटना में बहुत साफ नजर आ रहा है, कोर्ट ने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात की कि इस मामले में दो और गवाह थे जिन्होंने भीड़ को देखा था और सारी घटना को देखा था, लेकिन उन दो गवाहों को पुलिस ने इस्तेमाल नहीं किया, यानी जो दो चश्मदीद गवाह थे उनकी बात नहीं सुनी। अपने दो चश्मदीद गवाह लगाए इसमें, जिन्होंने यह बताया कि मुसलमानों की एक भीड़ जय श्री राम का नारा लगाकर एक मुस्लिम दुकानदार को पीट रही थी। माननीय कोर्ट का यह कहना था कि जो दो दूसरे गवाह थे जिन्होंने यह सब कुछ देखा था, उनकी गवाही को नहीं शामिल करना एक बहुत बड़ी गलती थी। आप समझ सकते हैं कि वो दो गवाह कौन रहे होंगे और उनकी गवाही को क्यों नहीं शामिल किया गया। यहां तक कि और क्लियर अगर समझना हो तो आप ये देख लीजिए कि माननीय कोर्ट आगे क्या कहता है। माननीय कोर्ट कहता है कि इफ वन केयरफुली लुक्स इनटू द स्टेटमेंट ऑफ सचिन एंड दीपक, the two eyewitnesses, it appears that it was made on general observation and without actually witnessing the incident at Sanjar Chicken Shop। यानी सीधे सीधे कोर्ट कह रहा है कि ऐसा लगता है कि ये जो दो आई विटनेस, दो चश्मदीद गवाह पुलिस ने खड़े किए, ये असल में वहां पर उपस्थित थे ही नहीं, इन्होंने अपनी आंखों से कुछ देखा ही नहीं और एक जनरल ऑब्जर्वेशन में ये कहानी सुना दी। यानी जो कोर्ट नहीं कह सकता है लेकिन हम लोग समझ सकते हैं वो ये कि एक मुस्लिम के दुकान पर हमला हुआ, उसको लूटा गया, उसको मारा पीटा गया और उस केस में मुसलमानों को फंसाने के लिए ही पुलिस ने अपने दो गवाह खड़े कर दिए, जिन्होंने कहा कि जो भीड़ मारने पीटने वाली थी, मुमताज को जो भीड़ मार पीट रही थी या संजर चिकन शॉप जो लूट पाट रही थी, वो मुसलमानों की भीड़ थी और 11 मुसलमानों को नामजद कर दिया, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार रखा। और आप ये समझिए कि 2020 में यह घटना हुई थी और 4 साल तक ये लोग यूं ही जेल में रहे। इनके जिंदगी के 4 साल यूं ही जेल में चले गए, एक ऐसे फर्जी केस में जिसमें गवाह भी बनाए गए थे जो पहली ही नजर में लगता है कि फर्जी है।
कोई भी आदमी, साधारण आदमी अगर इस बात को सुने, आप किसी भी भीड़ में जाकर एक कहानी सुनाइए कि एक मुसलमान की दुकान को मुसलमान लूट रहे थे और मुसलमान मुसलमान को मार रहे थे और वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे, तो वो कहेगा ये क्या बकवास सुना रहे हो, ऐसी फर्जी कहानियां कहीं और जाकर सुनाओ। लेकिन पुलिस ने ऐसी फर्जी कहानियां बनाकर 11 लोगों को 4 साल तक जेल में रखा। उनकी जिंदगी के जो 4 साल चले गए, कोई उनमें स्टूडेंट होगा उसकी पढ़ाई के साल चले गए, कोई बिजनेस वाला होगा जिसकी दुकान बर्बाद हो गई, कोई और होगा जिसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसे लोगों को 4 साल तक जेल में रखा गया ऐसे फर्जी केसों में। और यह पहला मामला नहीं है, इसके पहले भी कई मामलों में कोर्ट ने ऐसे लोगों को रिहा करते हुए ऐसी ही बातें की हैं। 29 फरवरी 2024 को दिल्ली की एक सत्र अदालत ने ऐसे ही एक और सांप्रदायिक मामले में 7 लोगों को रिहा किया है और उसमें कहा कि इनके खिलाफ कोई सस्टेनेबल यानी कोई टिकाऊ और कोई संतोषजनक सबूत नहीं मिला। यहां भी सारा मामला ऐसा ही था। 24 फरवरी 2020 को करावल नगर में जो ब्रिजपुरी रोड है, वहां पर इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने 2 दुकानों, एक ऑटो रिक्शा और एक 2 पहिया वाहन को जलाने वाली भीड़ में ये शामिल थे। ये लोग उनमें शामिल थे जो उसको जला रहे थे। अब यहां पे भी मामला यही था कि जो कुछ जलाया गया मुसलमानों की संपत्ति थी और उसमें गिरफ्तार जिनको किया गया वो भी मुसलमान थे। कोर्ट ने कहा कि भीड़ में इनके शामिल होने का कोई भी पक्का सबूत जो है वो नहीं आया और इसीलिए जो लोग इनमें थे, मैं नाम पढ़ देता हूं, शकील, हबीब रजा, मोहम्मद यामीन, उस्मान, शाहिद, फुरकान और इरशाद, इन सब लोगों को रिहा कर दिया गया। ये 7 लोग और हो गए, 11 जिनका नाम मैंने पहले लिया, 7 ये, यानी 18 लोग हमारे सामने हो गए जो फर्जी मामलों में 4 साल से जेल के अंदर रहे। और यहां यह बात उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जाहिर है अगर ये नहीं थे तो कोई और रहा होगा, कोई और भीड़ रही होगी जो जय श्री राम के नारे लगा रही होगी। आप समझ सकते हैं वो किन की भीड़ होगी। उन सारे लोगों को बच के निकल जाने दिया गया, वो लोग कभी गिरफ्तार ही नहीं हुए। यानी जिन्होंने संजर चिकन कॉर्नर को तोड़ा फोड़ा या मुमताज अली को मारा पीटा, जिन्होंने लूटपाट की, असल में जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया, वो कभी गिरफ्तार हुए ही नहीं। दिल्ली पुलिस ने उनको आराम से निकल जाने दिया। अब 4 साल हो गया है। 4 साल की सजा अपने आप में बहुत बड़ी होती है। 4 साल की सजा बिना किसी जुर्म के इन लोगों ने और इनके जैसे जाने कितने लोगों ने झेल ली है। और इसके बाद जो असली अपराधी हैं, जो असली दंगाई हैं, वो 4 साल से अपने घरों में मौज कर रहे हैं। ऐसे न्याय हुआ दिल्ली के दंगों में। इसके पहले 2023 के अगस्त में दयालपुर के पुलिस थाने में एक एफआईआर नंबर थी 71/20, 71/20। इस मामले में 3 लोगों को दंगा फैलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में भी जज साहब ने कहा कि इन घटनाओं की ठीक से और पूरी तरह से जांच नहीं की गई है। मामले में चार्जशीट पूर्वाग्रह और गलत तरीके से दायर की गई है ताकि शुरुआत में हुई गलतियों को छुपाया जा सके। जज साहब, पूरे सम्मान के साथ मैं कह रहा हूं, यह गलतियां नहीं थी। गलतियां होती हैं तो उनको सुधारने के रास्ते होते हैं। यह बहुत जानबूझ के किया गया था। तय था कि किनको बचाना है और किनको फंसाना है। और यह बहुत साफ है जिस तरह के फैसले लगातार इस मामले में आए हैं कि किनको बचाया गया और किनको फंसाया गया। यानी जिस पुलिस से यह उम्मीद की जाती है कि वो गलत को गिरफ्तार करे और सही को न्याय दिलवाए, उसने उल्टा किया। जो सही थे, जो खुद पीड़ित थे, जिनके ऊपर खुद जुर्म हुआ था, उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और जो लोग असल में दंगाई थे, जिन लोगों ने असल में दंगे फैलाए थे, जिन लोगों ने दंगे में जान माल का नुकसान किया था, उनको आराम से छोड़ दिया गया। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह न्याय है हमारे देश में। इस तरह से न्याय हो रहा है। सितंबर 2021 में कलकत्ता कोर्ट में एक माननीय जज विनोद यादव जी का बयान है, जब उन्होंने बरी किया था 3 लोगों को, जिन 3 लोगों की मैं बात कर रहा हूं, उनको बरी किया था। तो बरी करते हुए एक टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं चाहता हूं पढ़ दूं। वो कहते हैं, आजादी के बाद हुए दिल्ली के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगे को इतिहास देखेगा तो इसमें जांच एजेंसियों की नाकामी पर लोकतंत्र समर्थकों का ध्यान जाएगा कि किस तरह से जांच एजेंसियां वैज्ञानिक तौर तरीके का इस्तेमाल नहीं कर पाई। अब जज साहब जिस कुर्सी पे बैठे हैं वहां से तो यही कह सकते हैं कि नहीं कर पाई, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो करना चाहती थी? क्या पुलिस की मंशा वाकई में यह थी कि सही लोगों को गिरफ्तार किया जाए, गलत लोगों को नहीं? या फिर पुलिस ने जानबूझकर ऐसे केसेस बनाए, ऐसे गवाह खड़े किए, ऐसे मामले बनाए जिसमें एक पक्ष के लोग आसानी से छूट जाएं और दूसरे पक्ष के लोगों को जबरन गिरफ्तार करके लंबे लंबे समय तक जेल में रखा गया?
मेरा एक सवाल है पूरे कानून के सिस्टम से, देश में जिस तरह का कानून का सिस्टम चलता है, मेरा एक सवाल है, बार बार ऐसी बातें आती हैं कि कोई 8 साल जेल में रहा और उसके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर साईं बाबा का मामला है, 10 साल से वो जेल में है और 10 साल बाद कोर्ट ये कहती है कि उनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं था जिस सबूत के चलते उनको आतंकवादी माना जाए या नक्सली आंदोलन का हिस्सा माना जाए, और उनको रिहा कर देती है। कोई ऐसा तरीका नहीं होना चाहिए कि जिन लोगों की जिंदगियों के 10 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल यूं ही बर्बाद कर दिए जाते हैं जेलों में डाल के। इसके लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उनको सजा मिले। जिस पुलिस वाले ने यह फर्जी केस बनाया था संजय चिकन कॉर्नर के मामले में, क्यों नहीं उसके खिलाफ केस चलना चाहिए? क्यों नहीं उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलनी चाहिए? क्यों नहीं उसके खिलाफ कोर्ट में मामला चलना चाहिए कि ऐसा फर्जी मामला तुमने बनाया क्यों, और अगर बनाया तो उसकी सजा उसको क्यों नहीं मिलनी चाहिए? या फिर साईं बाबा के मामले में, साईं बाबा के मामले में जिस तरह से 10 साल उनको जेल में रखा गया, और मैं आपको बता दूं कि सिर्फ 10 साल का मामला नहीं है, वो विकलांग है, 90% से ज्यादा विकलांग है, व्हील चेयर पर चलते हैं। ऐसे आदमी को 10 साल जेल में जिस तरह से रखा गया, उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कभी सवाल क्यों नहीं उठता है? चाहे वो पुणे का बेकरी कांड हो या ऐसे कितने कांड हैं, कश्मीर के तमाम सारे कांड हैं जिनमें मुस्लिमों को खासतौर पे लंबे लंबे समय तक जेल में रखा गया है और उसके बाद कोर्ट का फैसला आया है कि गलत केस था, कोई ऐसा सबूत नहीं था और उनको रिहा कर दिया गया है। अब ये जो 10 साल, 15 साल, 5 साल, 8 साल उनके जेल में बर्बाद हुए हैं, ये कौन वापस करेगा? और दूसरा सवाल यह उठता है कि अगर पुलिस और कानून व्यवस्था इस तरह से काम करेगी एक ऐसे देश में जहां अलग अलग धर्मों के, अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अगर इस तरह से वो काम करेगी कि एक खास तरह के लोगों को प्रश्रय देगी और दूसरे तरह के लोगों को जानबूझकर जुल्म का शिकार बनाएगी, उनको गिरफ्तार करेगी, उनके खिलाफ फर्जी केस बनाएगी, कपिल मिश्रा जैसे लोगों के ऊपर कोई जांच नहीं होगी, तो कानून व्यवस्था में लोगों का जो भरोसा है वो डिगेगा कि नहीं डिगेगा? इसीलिए मुझे लगता है कि ऐसे मामलों को जो टीवी चैनल्स पर कभी डिस्कस नहीं किए जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान की आवाम के लिए, हिंदुस्तान के आईन के लिए, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए बेहद जरूरी है। ऐसे मुद्दों को लगातार उठाया जाना जरूरी है और हम अपने चैनल पर यह काम करने की कोशिश करते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यह काम जरूरी है तो जुड़िए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को दूर तक पहुंचाना, यह आपकी भी जिम्मेदारी है। और साथ में आपको अगर लगता है कि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर बन सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के, या फिर जो हमारा पिंड कमेंट है, जो पहला कमेंट दिखाई देता है, उसमें हर तरह की मदद के लिए लिंक दिए हुए हैं। अगर आप हमारे साथ आएंगे, अगर आप हमारी ताकत बनेंगे तो हम लगातार जालिमों के खिलाफ और मजलूमों के हक में अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। कैमरे और सत्ता दोनों की आंखों में आंख डालकर सच कहते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।